नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि स्माइल 3.0 मॉड्यूल में मार्क्स फीडिंग के क्या मतलब कुछ अपडेट यहाँ पर जानकारी है। यानी कि आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा आपको नंबर फीड करते समय। ठीक है, तो आप इसमें गलती नहीं करें, आप अच्छे से पूरी बात समझें, उसके बाद ही आप मार्क्स इसमें फीडिंग करें। तो देखिए यहाँ पर जो अपडेट जानकारी आई है उसको हम यहाँ समझते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक एक बिंदु पर हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है स्माइल 3.0 मॉड्यूल में मार्क्स फीडिंग के निर्देश। नंबर 1 पर देखते हैं क्या इसमें हमें निर्देश दिया गया है। कह रहे हैं कि अंकों के लिए उपलब्ध सभी कॉलम में अंकों को अनिवार्यतः दर्ज करें तथा किसी कॉलम को रिक्त न रखें। केवल यदि पोर्टल पर विद्यार्थी नहीं है तो कॉलम को खाली रखें। यदि छात्र पहली परीक्षा या दूसरी परीक्षा या 10वीं कक्षा में देर से घोषित छात्रों के परिणाम के कारण अर्धवार्षिक से पहले प्रवेशित हुए थे तो कॉलम खाली रहेगा, क्योंकि उन्हें अनुपस्थित चिन्हित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि अंकों के लिए उपलब्ध सभी जो कॉलम्स बने गए हैं, ठीक है, जैसे कि जो कॉलम बनाए गए होंगे उन्होंने 1 2 3 4 जैसे भी जो भी कॉलम बनाए गए हैं, उन सभी कॉलम को अनिवार्य रूप से आपको फिल करना होगा। उसमें अनिवार्य रूप से दर्ज करें, किसी कॉलम को रिक्त नहीं हमें रखना है। इस बात का हमें यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। नंबर 2, विद्यार्थियों का अनुक्रमांक शाला दर्पण पर विद्यार्थी मॉड्यूल में अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा आपको। यानी विद्यार्थियों का जो अनुक्रमांक है, यानी कि जो रोल नंबर है, वो शाला दर्पण पर विद्यार्थी मॉड्यूल में आपको फिल करना होगा। यानी कि जो छात्र मॉड्यूल अलग से है उसके अंदर आपको वो फिल करना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहे हैं कि अनुपस्थित हेतु 1 का आपको यहाँ पर फिल करना होगा, 1 लिखना होगा। यदि कोई एब्सेंट है, जैसे आप विद्यार्थी मॉड्यूल खोलोगे तो विद्यार्थी मॉड्यूल के अंदर जैसे कोई बच्चा एब्सेंट है तो वहाँ पर आप 1 दर्शाओगे, और कोई चिकित्सा हेतु यानी मेडिकल लिखे गया है तो उसमें आप 2 दर्शाओगे। ये आपको यहाँ पर संकेत रूप में लिखना होगा 1 और 2। ठीक है, एब्सेंट के लिए 1 और मेडिकल वाले के लिए 2। आगे है, वार्षिक परीक्षा के साथ व्यावसायिक विषय के अंक भी दर्ज किए जाएंगे। यदि मान लो किसी स्कूल में आपके व्यावसायिक परीक्षा है, यानी कि व्यावसायिक विषय भी चलता है, तो वहाँ पर आपको वार्षिक परीक्षा के साथ व्यावसायिक विषय के अंक भी निश्चित रूप से आपको दर्ज करने होंगे। किसी भी रूप में आप उनको छोड़ नहीं सकते। ये केवल उन्हीं स्कूल्स के लिए है जहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा अलग से चलती हो, जैसे टेक्सटाइल हो सकती है, ठीक है, और भी इलेक्ट्रिक वगैरह कोई भी आपकी ट्रेड वहाँ पर हो सकती है, तो आपको उसके विषय के अंक भी वहाँ दर्ज करने होते हैं। आगे कह रहे हैं कि सत्र 2021-22 के लिए शिक्षा विभाग के नियम और दिशा निर्देशों के अनुसार अंक तालिका तैयार की जाएगी। जो न्यू अपडेट होके जो नियम बने हैं, उन नियमों के अनुसार ही अंक तालिका तैयार की जाएगी। तो आप एक बार उनको देखें, उसके बाद में मार्क्स फिल करें। जैसे जैसे निर्देश मिले हैं उसके अनुसार आपको सारे मार्क्स फिल कर लेने हैं, और उसके बाद में आपको मार्कशीट जनरेट कर लेनी है। आगे कह रहे हैं, कक्षा 9 और 11वीं में छात्र के प्रोन्नति या फिर उत्तीर्ण परिणाम के लिए अधिकतम आवंटित अंकों में से 36 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी कि 36% नंबर आना कंपलसरी है, तभी जाकर के वो विद्यार्थी पास होगा। यदि 36% से कम उसके नंबर आते हैं तो वो फेल की श्रेणी में आता है। अब 36% आप देख लेंगे, टोटल मार्क्स के 36% हमें निकालने हैं। जैसे 100 नंबर का पूर्णांक है तो वहाँ पर 36 नंबर आपके कम से कम होने चाहिए। इस तरह आपको समझ लेना है। आगे देखिए 7 नंबर पे कह रहे हैं, अंतिम परिणाम उन छात्रों का घोषित किया जाएगा जो कम से कम एक परख और वार्षिक परीक्षा या
अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में उपस्थित हुए हों। देखिए कह रहे हैं कि जो रिजल्ट घोषित किया जाएगा, ठीक है, अंतिम रिजल्ट जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो उन्हीं विद्यार्थियों का घोषित किया जाएगा जो कम से कम एक टेस्ट उन्होंने दे लिया हो, ठीक है, एक टेस्ट कम से कम दिया हो और वार्षिक और अर्धवार्षिक जो परीक्षा हैं उनमें से उपस्थित हुआ हो, या तो वार्षिक परीक्षा में हुआ हो या अर्धवार्षिक परीक्षा में उपस्थित हुआ हो या फिर दोनों में हुआ हो, तो ऐसे विद्यार्थी का ही हम रिजल्ट घोषित करेंगे। जैसे मान लो कोई विद्यार्थी टेस्ट तो दे चुका लेकिन उसने वार्षिक और अर्धवार्षिक दोनों ही परीक्षा नहीं दी, तो उसका जो परिणाम है वो घोषित नहीं किया जाएगा, उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो रोक लिया जाएगा। ऐसे आपको समझ लेना है, ठीक है। और जैसे मान लो किसी ने टेस्ट नहीं दिए, कोई भी टेस्ट नहीं दिया, डायरेक्ट उसने वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षा दी है, तो ऐसे विद्यार्थी का रिजल्ट नहीं आएगा, यानी ऐसे विद्यार्थी का रिजल्ट भी हमें घोषित नहीं करना होगा। ये आपको यहाँ पर समझनी है बात। क्लियर है? आगे चलिए, आगे देखिए यहाँ पर 8 नंबर पे कह रहे हैं कक्षा 9 और 11वीं उन छात्रों का परिणाम जारी नहीं होगा जो वार्षिक परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए। और 9वीं और 11वीं के लिए विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, यहाँ पर ऐसे विद्यार्थियों का रिजल्ट नहीं आपको जारी करना है जो वार्षिक परीक्षा में एब्सेंट हैं। वार्षिक परीक्षा में यदि कोई विद्यार्थी एब्सेंट है 9वीं क्लास और 11वीं क्लास का, तो उस विद्यार्थी का रिजल्ट नहीं बनाना है, तो ऐसे विद्यार्थी का रिजल्ट नहीं आएगा। आगे सुनिए, अब आगे देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स 9 नंबर पे कह रहे हैं कि कक्षा 9 और 11वीं के लिए वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम 20% अंक प्राप्त करने होंगे। देखिए 9वीं और 11वीं क्लास के लिए यहाँ पर एक विशेष नियम बनाया है, ठीक है। कह रहे हैं कि वार्षिक परीक्षा में कम से कम 20% नंबर आने ही चाहिए, तभी जाकर के उसका रिजल्ट घोषित होगा। यदि इससे कम आते हैं तो उसका रिजल्ट घोषित ही नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना होगा इस जगह, ठीक है। आगे चलिए, आगे यहाँ पर देखते हैं, देखिए अगला ये 10 नंबर पे कक्षा 9 और 11वीं के लिए जो छात्र छात्राएं वार्षिक परीक्षा में बिना सूचना के अनुपस्थित हैं उनका परिणाम तैयार नहीं किया जाएगा, किंतु रुग्णता प्रमाण पत्र के आधार पर छात्र वार्षिक परीक्षा में पुनः परीक्षा हेतु पात्र होंगे। देखो यहाँ एक बात समझिए, यदि कोई विद्यार्थी 9वीं और 11वीं क्लास में वार्षिक परीक्षा में मतलब बिना सूचना के एब्सेंट हो जाता है, ठीक है, एब्सेंट हो गया, कोई सूचना भी नहीं है अपने पास, तो ऐसे स्टूडेंट का परिणाम तैयार नहीं करना है, रिजल्ट बनाना ही नहीं है उसका। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर दी है, यदि वो रुग्णता प्रमाण पत्र लाता है, क्योंकि बीमारी है, बीमारी तो कभी भी हो सकती है, अकस्मात कभी भी हो सकती है, उसकी सूचना थोड़ी मिलती है पहले से। यदि वो मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आता है तो ऐसी स्थिति में छात्र वार्षिक परीक्षा में पुनः परीक्षा हेतु पात्र होंगे, वो पुनः परीक्षा दे सकता है। ऐसे आगे चलिए, छात्र अधिकतम 2 विषयों में पूरक परीक्षा के लिए पात्र होंगे, यानी छात्र की 2 विषयों में पूरक परीक्षा हो सकती है, लास्ट अधिकतम 2 विषयों में ही पूरक परीक्षा हो सकती है, यानी कि सप्लीमेंट्री परीक्षा केवल 2 विषयों में हो सकती है अधिकतम। ऐसे नहीं 4-4 विषय उसमें, मतलब 4-4 विषयों में रह गया है तो 4-4 विषयों की कोई पूरक परीक्षा नहीं होगी, केवल अधिकतम 2 विषयों की पूरक परीक्षा यहां पर हो सकती है। आगे अब देखो, आगे 12 नंबर पे कह रहे हैं कि कक्षा 1 से 4 और 6-7 में पुनः परीक्षा अथवा पूरक परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। इस बात को आप समझ लेना, कक्षा 1 से 4, 6वीं 7वीं में पूरक परीक्षा नहीं होगी, इसमें इसका प्रावधान नहीं है, पूरक परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं होता। ये पूरक परीक्षा का जो प्रावधान है वो 9वीं और 11वीं के लिए हम बता रहे हैं आपको, इस बात को आपको समझ लेना है। आगे कह रहे हैं 13 नंबर पर मुख्य विषयों हेतु A, B, C, D व E तथा अन्य विषयों के लिए A+, A, B, C व D ग्रेडिंग कक्षा 1 से 4 और 6-7 में होंगी, यानी कि आपको ग्रेडिंग देनी होगी। मुख्य विषयों हेतु A, B, C, D, E
तथा अन्य विषयों के लिए, अन्य विषय आप समझ रहे हैं जैसे कि अतिरिक्त विषय हैं, स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा है, कला शिक्षा है, ठीक है, ये अतिरिक्त जो विषय होंगे वहां पर आपको जो ग्रेडिंग देनी होगी 1 से 4 के लिए बता रहे हैं, वो देनी 1 से 4 और 6 से 7 में जो ग्रेडिंग देनी है वो A+, A, B, C और D के आगे कोई ग्रेड यहां पर नहीं होगी। कैसे ग्रेडिंग देनी है उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको आप देख लेना किस तरह से आपको ग्रेडिंग देनी है, कितने नंबर पर कौन सी ग्रेड दी जाएगी। और यहाँ पर दूसरी बात है कि जो मुख्य विषय हैं जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, पर्यावरण वगैरह जो भी मेन विषय हैं वहाँ पर आपको सिर्फ ABCD देना होगा, यानी कि यहाँ पर E+ हो गया है और यहाँ पर A+ का कोई ऑप्शन नहीं है और यहाँ पर E ग्रेड भी दे सकते हैं। E ग्रेड का वैसे मतलब एक तरह से फेल ही होता है, लेकिन वो फेल की श्रेणी में नहीं आएगा, वो E ग्रेड में आएगा, ठीक है, ऐसे आप समझिए। यहाँ पर आगे चलिए, आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि स्माइल मॉड्यूल में एकल प्रविष्टि के लिए भी प्रविष्टि सेव किया जा सकेगा, यानी कि एकल प्रविष्टि यानी एक प्रविष्टि यदि है किसी के, केवल एक विद्यार्थी की प्रविष्टि है, तब भी वहां पर आपको सेव किया जाने का ऑप्शन मिलेगा। आगे देखिए, अधिकतम 2 विषयों में कृपांक दिए जाएंगे, एक में 5% तक और 2 विषयों में 2% अंकों तक का कृपांक दे होगा। कृपांक का मतलब यहां पर ग्रेस है, ग्रेस, आप ग्रेस दे सकते हैं। जो टीचर कृपा अपनी दिखा सकता है, कृपा दृष्टि कर सकता है, वो केवल 2 विषयों में ही कर सकता है, यानी कृपांक कहते हैं उनको, ग्रेस के अंक। वो एक विषय में यदि है तो आप 5% तक अंक दे सकते हैं और 2 विषयों में यदि कोई है, 2 विषयों में लुढ़क रहा है मान लो, तो उसमें आप 2% के अंक बढ़ा सकते हो, तब भी रह जाता है तो कोई इलाज नहीं है उसका, ठीक है, फिर तो दोबारा एग्जाम दे के ही पास उसको होना पड़ेगा। इस तरह आप देखें। आगे कह रहे हैं कि परिणाम देखने के लिए स्कूल लॉगिन में ड्राफ्ट विकल्प प्रदान किया जाएगा, यानी कि जब रिजल्ट घोषित होगा तब वहां पर ड्राफ्ट विकल्प प्रदान किया जाएगा, ड्राफ्ट का ऑप्शन अलग से दिया जाएगा, वहां पर रिजल्ट देख सकेंगे। आगे देखिए, आगे देखिए यहां पर 17 नंबर पे कह रहे हैं कि छात्र व छात्रा के परिणाम को लॉक करने के लिए वेरीफाई बटन प्रदान किया जाएगा। जैसे ही अपना सारा काम सबमिट हो जाएगा तो अलग से हमें वेरीफाई बटन का एक ऑप्शन मिलेगा। ये वेरीफाई जैसे ही आप कर देंगे तो बच्चे का जो परिणाम है वो लॉक हो जाएगा, उसके बाद उसमें कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकेंगे, ठीक है। कह रहे हैं कि लॉक होने के बाद उसके बाद किसी भी परीक्षा या विषय में अंकों के संशोधन नहीं किए जा सकेंगे। लॉक हो गया, लॉक होने से पहले आप उसमें कोई परिवर्तन कर सकोगे, उसके बाद में नहीं कर सकते। आगे कह रहे हैं कि स्कूल को उपलब्ध कराए गए प्रारूप के अनुसार अनुरोध पर ऐसे स्कूलों के लिए CBO लॉगिन पर अनलॉक विकल्प प्रदान किया जा सकेगा। कह रहे हैं कि यदि मान लो बच्चे का परिणाम लॉक हो जाता है, उसके बाद आपको कुछ उसमें लगता है कि परिवर्तन करना है, कुछ उसमें चेंजिंग की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में CBO लॉगिन पर अनलॉक विकल्प प्रदान किया जा सकेगा। तो वहां पर अनलॉक का ऑप्शन दिया जा सकता है। कहां पर मिलेगा? CBO के लॉगिन पर मिलेगा, वो अपने स्तर पर नहीं हो सकता, ठीक है, तो वहां से आप करवा सकोगे। आगे देखिए 19 नंबर पे, कक्षा विशेष व वर्ग के समेकित परिणाम देखने के लिए स्कूलों को एक ग्रीन शीट प्रदान की जाएगी। विभिन्न वर्गों में एक ही संकाय के मामले में उस संकाय की समेकित वरीयता शीट प्रदान की जाएगी, यानी पूरी रैंकिंग मिल जाएगी आपको। यहाँ रैंकिंग शीट मिल जाएगी पूरी की पूरी, जैसे एक संकाय है तो एक संकाय के लिए पूरी एक साथ मिल जाएगी वहाँ पर। और कह रहे हैं कि जब रिजल्ट घोषित होगा तो रिजल्ट में ग्रीन शीट प्रदान कर दी जाएगी, तो ग्रीन शीट का मतलब रिजल्ट ही है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर 20 नंबर लास्ट पॉइंट है हमारा। कह रहे हैं कि क्लास या संकाय में रैंक के लिए अलग से मॉड्यूल उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ स्पष्ट है कि क्लास या संकाय में रैंक के लिए अलग से मॉड्यूल उपलब्ध कराया जाएगा कि कौन सी रैंक क्लास में है और पूरी संकाय में कौन सी रैंक है, उसके लिए अलग से मॉड्यूल होगा, वहाँ हम ये
जान सकेंगे, देख सकेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर हमने बात की है कि इंस्ट्रक्शंस फॉर मार्क्स फीडिंग इन स्माइल 3.0 मॉड्यूल में क्या क्या निर्देश विशेष रूप से यहाँ पर अपडेट मिले हैं हमें, उसके बारे में हमने यहाँ चर्चा की। तो इस तरह से दोस्तों आज की हमारी ये जानकारी हो जाती है। यदि आप ऐसी ही जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है। तो जरूर सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से इस जानकारी को आपको देखें, लोगों को शेयर करें, जिससे कि सबको फायदा मिल सके। ठीक है, धन्यवाद सबके लिए।